अंशों का मूल्यांकन। पहले यहां पर दो चीज समझ लीजिए। अंश यानी शेयर क्या होता है, दूसरा आपका है मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन। शेयर क्या है, अंश, और वैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। जब दोनों को हम अलग अलग समझ जाएंगे, कोमल सोनी आ गई हैं, गुड इवनिंग बेटा, तो हम अंशों के मूल्यांकन को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आइए देखिए, कह रहे हैं अंश क्या होता है, कंपनी की पूंजी का एक छोटा सा भाग। कंपनी की पूंजी का एक छोटा सा भाग जो होता है वही अंश कहलाता है। पार्ट ऑफ शेयर क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ कैपिटल, तो क्या कहलाता है, अंश कहलाता है। मूल्यांकन का मतलब होता है कि एक अंश की कितनी वैल्यू है, एक अंश की कितनी वैल्यू है, मतलब एक अंश का कितना मूल्य है, ये आपके मूल्यांकन में आएगा। जहां तक हमारा आपका सवाल है, हम हर किसी चीज का मूल्य ज्ञात करना चाहते हैं, चाहे जो भी चीज हो। एक 5 रुपए कोई सामान लेने जाएंगे, मार्केट से एक पेन लेने जाएंगे, तो आप कहते हैं कि पेन की वैल्यू क्या है, पेन का मूल्य क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर मार्केट में जब कोई कंपनी अपने अंश को बेचना चाहती है, जब कोई कंपनी अपने शेयर को मार्केट में बेचना चाहती है, ऐसी कंडीशन में ध्यान देना बेटा, तो लोग शेयर को परचेज करते हैं वो भी जानना चाहते हैं कि एक शेयर की वैल्यू कितना है। इसलिए कंपनियां अपने शेयर्स की वैल्यू निकालती हैं, अपने शेयर्स के मूल्य निकालती हैं कि हमारे एक शेयर की कितनी वैल्यू होगी। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, अंशों का मूल्यांकन कहते हैं। यानी एक अंश की वैल्यू को ज्ञात करना कि एक शेयर कितनी वैल्यू का है, कितने मूल्य का है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, अंशों का मूल्यांकन कहते हैं। जैसे आप किसी मॉल में गए, किसी मार्केट में गए, कोई सामान आपको लेना है, आप विक्रेता से कहते हैं कि ये सामान कितने का है, वो बताता है कितने रुपए का है, समझिएगा। तो वो अगर आपको 10 रुपया बता रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी कास्टिंग कितना आई है, कितना प्रॉफिट उसमें ले रहा है, सब कुछ जोड़ के आपको बता रहा है कि 10 रुपया इसकी वैल्यू है भैया, आपको हम 10 रुपए में देंगे। समझ गया ना बात। उसी तरीके से एक शेयर की वैल्यू भी होती है कि मार्केट में अगर कोई कंपनी अपने एक शेयर को बेचना चाहता है तो कितने रुपए का बेचेगा, इसमें कंपनी को फायदा और नुकसान ना हो। सेम प्रोसेस वही है। तो अंशों के मूल्य की गणना करना क्या कहलाता है, अंशों का मूल्यांकन कहलाता है। इसको हम इनकी भाषा में कुछ इस तरीके से बता सकते हैं। आइए देखते हैं, कह रहे हैं अंशों के मूल्यांकन का आशय ऐसे मूल्यांकन से है जिस पर इनका क्रय, विक्रय, हस्तांतरण, कर निर्धारण किया जाता है। कई चीजें दी गई हैं भैया, सब समझ लीजिए क्या क्या है इसका मतलब। कह रहे हैं कि अंशों के मूल्यांकन का आशय ऐसे मूल्यांकन से है जिस पर इसका क्रय, अब समझ रहे हैं ना, वह मूल्य जिस मूल्य पर अंशों को क्रय किया जाता है, विक्रय किया जाता है। हस्तांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर करना। जैसे अपने शेयर को, मान लीजिए भूपेंद्र के नाम कोई शेयर है, भूपेंद्र ने इस शेयर को कुलदीप के नाम ट्रांसफर कर दिया, कुलदीप को दे दिया, उनके नाम कर दिया। यानी उसी जिस मूल्य पर, ध्यान देना, तो किस मूल्य पर उस शेयर को उनके नाम किया जाएगा, उनको ट्रांसफर किया जाएगा, यह भी ज्ञात करने के लिए अंशों का मूल्यांकन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। या जिसके आधार पर कर का निर्धारण करना,
टैक्स का असेसमेंट, जो व्यक्ति शेयर को परचेज करते हैं उनको उस शेयर पे, उनके शेयर पर उनको डिविडेंड मिलता है, चुकता मूल्य पर एक परसेंटेज से उनको क्या मिलता है, लाभांश मिलता है, डिविडेंड मिलता है। वो डिविडेंड किसी भी शेयर होल्डर्स के लिए, किसी भी अंशधारी के लिए इनकम होती है और उस इनकम पर टैक्स का असेसमेंट होता है, टैक्स लगाया जाता है। बात समझ में आई? तो इसके लिए भी अंशों का मूल्य ज्ञात करना जरूरी होता है। अंशों की प्राइस ज्ञात करने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि किस दर से किस मूल्य पर कितना डिविडेंड पेड करना है। समझे मेरी बात? और जितना डिविडेंड आप पेड करेंगे, यानी कंपनी पेड करेगी किसको, शेयर होल्डर्स को, तो शेयर होल्डर्स के लिए वो इनकम होगी, एज ए इनकम मान लीजिए, इनकम होगी। उस इनकम पर क्या करती है सरकार, टैक्स का असेसमेंट करती है, टैक्स लगाती है। और टैक्स लगाने के लिए भी आपके शेयर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इसलिए उसका मूल्यांकन किया जाता है। आगे दिए हैं, या जिसके आधार पर अंशधारियों या अन्य किसी को अंश पूंजी की स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त होता है। इसी मूल्यांकन के आधार पर ही, अंशों के मूल्यांकन के आधार पर ही किसी भी शेयर होल्डर्स को, किसी भी अंशधारी को उस अंश पूंजी का वास्तविक मूल्य ज्ञात होता है। समझ गए मेरी बात? तो मुझे आपको सिर्फ इतना बताना था इस टॉपिक के माध्यम से कि अंशों का मूल्यांकन किसे कहते हैं, अंशों का मूल्यांकन का अर्थ आपको बताना था। उम्मीद है कि जो भी लोग हमको देख रहे होंगे या बाद में देखेंगे उनको इसकी ये बात समझ में आ गई होगी या आ जाएगी। जो लोग भी लाइव देख रहे हैं बेटा, आप लोग फटाफट मैसेज करके बता दीजिए कि हाँ हमें समझ में आ गया है, हम अपने पेज को आगे बढ़ाते हैं बेटा। कोमल सोनी समझ में आया? कुलदीप पांडे भैया, जो भी लोग लाइव हैं आप सभी लोग मैसेज करके बता सकते हैं कि हाँ आपका ये टॉपिक हमें समझ में आया है, हम आगे बढ़े बेटा। चलिए बेटा आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आई बात अंशों के मूल्य निर्धारण करने की आवश्यकता। हम अंशों के मूल्य को, यानी एक अंश कितने मूल्य का है, यह ज्ञात क्यों करना चाहेंगे, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है हमको। बात समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि शेयर की वैल्यू ज्ञात करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आज के इस दुनिया में, आज के इस समाज में कितने लोग ऐसे हैं जो बिना किसी आवश्यकता के कोई काम करते हैं। आवश्यकता है तो काम करेंगे, नहीं आवश्यकता है तो कोई मतलब नहीं है। हर जगह वही काम है। किसी सामान को लेना है तो आवश्यकता है तो जाएंगे, नहीं आवश्यकता है तो नहीं जाएंगे। किसी के यहां जाना है तो आवश्यकता है तो जाएंगे, नहीं आवश्यकता है तो नहीं जाएंगे। किसी से कोई रिश्ता है, आवश्यकता है तो रिश्ता है, आवश्यकता नहीं है तो रिश्ता नहीं है। मतलब बहुत सारी बातें हैं जहां पे आवश्यकता मायने रखती है। उसी तरीके से सेम अंशों के मूल्य के निर्धारण के लिए शेयर की वैल्यू ज्ञात करने के पीछे क्या आवश्यकता है, क्यों हम शेयर की वैल्यू ज्ञात करें भाई। बात वही आई ना, शेयर की वैल्यू क्यों ज्ञात कर रहे हैं हम, कंपनियां क्यों ज्ञात करती हैं, उसके पीछे आवश्यकता क्या है, आइए आपको बताते हैं। पहला क्या है बेटा, एकीकरण पर, अमलगमेशन। अब ये एकीकरण क्या होता है इसको अच्छे से जान लीजिए आप सब। अमलगमेशन क्या है, पहले देखिए होता क्या है कि कुछ कंपनियां ऐसी हो, जान लीजिए बेटा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अमलगमेशन की एक थ्योरी भी है, एक चैप्टर पूरा है, उसकी थ्योरी भी आपके सामने हम लाएंगे, 2 दिन पढ़ा देंगे, खत्म हो जाएगी। ठीक है, आइए देखिए, उसकी एक थ्योरी आएगी या तो न्यूमेरिकल आएगा। तो अगर थ्योरी आती है थ्योरी लिख दीजिएगा, न्यूमेरिकल छोड़ दीजिएगा। ऑप्शन में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रहेंगे जो आपको हम पढ़ाए रहेंगे। आइए देखिए बात क्या है, मान लीजिए 3 कंपनियां, 4 कंपनियां, 2 से ज्यादा होनी चाहिए। अमलगमेशन के लिए किसी एक कंपनी को अमलगमेट नहीं किया जा सकता है।
कम से कम 2 या उससे मोर देन कंपनियां होनी चाहिए। ठीक है, आइए देखिए, मान लीजिए एक्स कंपनी है, वाई कंपनी है और जेड कंपनी है। 3 कंपनियां हैं। जरूरी नहीं है बेटा कि जो 3 कंपनियां हैं ये तीनों कंपनियां अच्छी स्थिति में हो। समझना अच्छे से, अगर कोई व्यक्ति प्रॉफिट में है, समझना मेरी बात ध्यान से, कोई व्यक्ति है अच्छा पैसा कमा रहा है, सारे सुख सुविधा उसके पास है, एक पैसे का लोन नहीं है उसके ऊपर, किसी से कोई लेना देना नहीं है, मस्त जिंदगी जी रहा है, आप मुझे बताइए क्या करेगा वो? ह्यूमन नेचर बता रहे हैं बेटा, किसी से मतलब नहीं रखेगा, किसी को अपने साथ जोड़ने का प्रयास भी नहीं करेगा। वजह क्या है? वो सोच रहा है, उसके मन में है कि हम अकेले काफी हैं, हम सक्सेस हो जाएंगे और आगे निकलेंगे अकेले दम पर, हमें किसी की जरूरत नहीं है। होता है, सबकी जानकारी में है ये बात। वाई भी ऐसे मान लो, जेड भी ऐसे मान लो, ऐसे इंडिविजुअल हमने बताने का प्रयास किया, लेकिन पहले व्यवहारिक चीजें सीख लीजिएगा तो आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बेसिक चीजें अगर आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी अच्छे से, तो न्यूमेरिकल में बहुत कम वक्त लगेगा। मान लेते हैं 4-5 मेथड है, तो 5, 7, 10 दिन मुश्किल से खत्म कर देंगे इस चैप्टर को भी। ठीक है, साथ साथ आपकी थ्योरी भी चलेगी उसी 10 दिन में। आइए, वाई भी जेड भी, लेकिन हम एक्स को मानिए, या एक्स परेशानी में है, इनके पास लोन है, इनके पास ये बीमार चलते हैं, मान लीजिए बीमार चल रहे हैं, कोई काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, तब इनको आवश्यकता होगी किसी थर्ड पर्सन की, भाई की आवश्यकता होगी, मित्र की आवश्यकता होगी, परिवार की आवश्यकता होगी, समाज की आवश्यकता होगी, जिससे कभी बोलने का मन नहीं करता था उसकी भी आवश्यकता होगी। समझ गए होंगे ना? क्यों? क्योंकि अब ये रुग्ण हैं, अब ये बीमार हैं, अब इनको आवश्यकता है, इसलिए इनको अब लोगों की आवश्यकता होगी। हाँ, कारपोरेट का ही चैप्टर है कोमल बेटा, कारपोरेट का ही चैप्टर है। आइए देखिए आगे, उसी तरीके से कंपनियां देखिए, एक्स कंपनी है, वाई कंपनी है, जेड कंपनी है, ये तीनों पहले अपना अपना व्यापार करती थी, लेकिन हुआ क्या? ये रुग्ण हैं, बीमार हैं। कैसे बीमार हैं? किसी के पास पूंजी कम है, शरीर में जैसे ब्लड कम हो जाए तो शरीर काम करना बंद कर देता है, सच लाइक सेम कंपनी में अगर कैपिटल कम हो जाएगी तो कैपिटल के अभाव में वो काम करना उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगी। जब काम नहीं कर पाएगी तो क्या होगा? प्रॉफिट अच्छा नहीं होगा, मिसमैनेजमेंट। ध्यान देना बेटा, बिजनेस की एक क्वालिटी, अगर एक बार आपके मार्केट में, एक बार केवल मेहनत होती है बेटा, समय लगता है, हम मानते हैं, लेकिन अगर एक बार आपका नाम बिजनेस मार्केट में हो गया, एक बार, तो आगे आने वाले 10 साल तक कोई मां का लाल पैदा नहीं हुआ कि आपको नीचे गिरा दे। ये मार्केट की देन है, ये समाज की देन है, कस्टमर की देन है, ये है पावर बिजनेस की। अगर आप अपने आप को एक बार मार्केट में स्थापित कर लिए, अपना नाम बना लिए अच्छे गुडविल के साथ, एक बार, बस सिर्फ एक बार, उसके पीछे समय लग सकता है, मेहनत लग सकती है, तमाम तकलीफों से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन अगर एक बार आपने मेहनत बना लिया, जिंदगी में हम कह रहे हैं कि लगभग 10 सालों तक आपको फिर मार्केट में काम करने की जरूरत नहीं है। मतलब उतनी मेहनत से नहीं, आपका प्रोडक्ट, आपका माल, आपका जो भी सर्विसेज हैं वो धड़ल्ले से बिकेंगी और लोग उसको चॉइस में सबसे फर्स्ट पर रखेंगे। ये चीजें हैं। तो मान लीजिए कोई कंपनी चल रही थी, ठीक है, अच्छे चल रही थी, लेकिन किसी वजह से पूंजी की कमी हो गई, मिसमैनेजमेंट हुआ, तमाम तरीके की लापरवाहियां हुई, प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी समझौता किया गया, कस्टमर्स की वैल्यू पर ध्यान नहीं दिया गया, उनकी सोच पर ध्यान नहीं दिया गया, होता क्या है? ऐसी कंडीशन में क्या होता है? फिर ये कंपनियां धीरे धीरे रुग्ण हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, इनकी प्रॉफिट्स कम होते रहते हैं, कास्ट के बराबर भी नहीं होता है, लॉसेस में जाने लगती हैं। तो सोचती क्या है, यार हम भी पेन बेचते हैं, आप भी पेन बेचते हैं, आप भी पेन बेचते हैं, क्यों ना ऐसा करें, एक्स वाई जेड तीनों मिलकर के क्यों कंपनी के नाम से कोई कंपनी बना लेते हैं। समझ गए होंगे? अब सब आपस में मिल गई, मिल करके नई कंपनी का निर्माण कर दी। क्या हुआ? अमलगमेशन।
अब ये हुआ तो, लेकिन क्या सब इक्वल रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगी? क्या इक्वल रेशियो में फ्यूचर में काम करेंगी कि जो कुछ होगा समान अनुपात में? नहीं, ये अपने शेयर्स की वैल्यू निकालेंगे, ये अपने शेयर्स की वैल्यू निकालेंगे, ये अपने शेयर्स की वैल्यू निकालेंगे, अपनी अपनी कैपिटल की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब जाके अमलगमेशन होगा। अब समझ में आई होगी बात आपको कि कोई कंपनी अपने शेयर्स की वैल्यू कब निकालती है, उसकी आवश्यकता क्यों होती है, जब वो अमलगमेशन की तरफ जाते हैं, जब वो एक होने जाते हैं, ऐसी कंडीशन में कंपनियों को अपने अपने शेयर्स की वैल्यू निकालना पड़ता है। हम थोड़ा डीपली आपको ले जाने का प्रयास किए इससे, क्योंकि एक चैप्टर है अमलगमेशन का आपके इसी चैप्टर में, इसी बुक में, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। बेटा हम कहते हैं जितने अच्छे तरीके से समझ में आया होगा उतने अच्छे तरीके से मैसेज कर दीजिएगा, हाँ सर टॉपिक समझ में आ गया, हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो बेटा। हाँ बेटा, छोटी छोटी शॉप भी आती हैं, लेकिन यहाँ पे जो शेयर्स है वो कंपनियां ही इश्यू करती हैं, छोटी छोटी शॉप अपने शेयर को इश्यू नहीं करती हैं। जहां भी जो भी कंपनी या बिजनेस अपना शेयर इश्यू करता होगा वहां पर ये रूल लागू होगा। चले आगे बेटा, आगे आइए। दूसरा देखिए, अंशों के परिवर्तन पर ऑन कन्वर्जन ऑफ शेयर्स। कन्वर्जन ऑफ शेयर्स समझिए, ये परिवर्तन क्या होता है, कन्वर्जन क्या होता है, ये समझ लीजिए पहले। आपको ये समझना है कि परिवर्तन, अंशों के परिवर्तन के टाइम पे, अंशों के परिवर्तन के टाइम पे शेयर्स का वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, अंशों के परिवर्तन के टाइम पे शेयर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब कन्वर्जन क्या होता है ये बता दीजिए, किसे कहते हैं कन्वर्जन, समझिए। जैसे आप इक्विटी शेयर में थे, अभी तक आप इक्विटी शेयर लिए थे, अब आप कहां जा रहे हैं, अब आप जा रहे हैं प्रेफरेंस शेयर की तरफ, प्रेफरेंस शेयर की तरफ। इक्विटी शेयर से प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट करना चाहते, तो क्या जो वैल्यू इक्विटी की थी वही प्रेफरेंस में कन्वर्ट करते समय भी वही वैल्यू होगी? नहीं, ऐसी कंडीशन में आपको प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसकी वैल्यू के हिसाब से ही आप कन्वर्जन करेंगे। एक आवश्यकता यह है, सिंपल तरीके से मैंने 2 लाइन में समझाने का प्रयास किया है और समझ में भी आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। भैया लाइव 6-7 लोग हैं, मैसेज सिर्फ 2 लोग कर रहे हैं। आज के इस लाइव सेशन में नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, और हमको लाइव इस समय प्रेजेंट टाइम में 6-7 लोग देख रहे हैं और मैसेज सिर्फ 2 लोग कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कंपनी के संविलियन पर ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ ए कंपनी। अब संविलियन का मतलब क्या होता है बेटा, ये भी जान लीजिए, किसे कहते हैं संविलियन। संविलियन का मतलब होता है एक कंपनी का, क्या बेटा, एक कंपनी का, एक कंपनी का दूसरी कंपनी में विलय होना। एक कंपनी का दूसरी कंपनी में क्या होना, विलय होना। कुलदीप पांडे भी आ गए हैं और मिनी ओझा भी आ गई हैं। सुनिएगा बेटा, कह रहे हैं क्या, एक कंपनी का दूसरी कंपनी में क्या करना, विलय होना, यह संविलियन कहलाता है। जैसे के नाम की कोई कंपनी है,
एस कंपनी है मान लीजिए, और एक कंपनी क्यू कंपनी थी। ये कंपनी हमेशा प्रोग्रेस की तरफ है, आगे बढ़ रही है, प्रॉफिट में जा रही है, इसका मैनेजमेंट अच्छा है, इसकी प्रॉफिट कैपेसिटी भी अच्छी है, कैपिटल भी अच्छी है, संसाधन रिसोर्सेज भी अच्छे हैं, यानी मार्केट में गुडविल भी अच्छी है, सब कुछ ठीक ठाक है। दूसरी कंपनी है कौन? क्यू कंपनी। इसका मिसमैनेजमेंट है, अनुशासन नहीं है, कैपिटल भी कम है, लैक ऑफ कैपिटल है, गुडविल भी नहीं है इसकी, यानी ये कहें कि नेम फेम मनी सब गड़बड़ है। क्या रजिस्ट्रेशन करा लेने के बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद, सारे सिस्टम को लागू करने के बाद जब कोई कंपनी एस्टेब्लिश होती है, चलती है, मार्केट में रन करती है, कंज्यूमर से जुड़ती है सीधे, कुछ समय बाद जब वो अस्त होने के कगार पर होती है कि हाँ अब कंपनी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो कुछ लोग सोचते क्या है कि हम खत्म होने से बेहतर क्या है, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए उससे बेहतर क्या है, हम किसी में विलय हो जाए मेरा, हम किसी कंपनी के साथ जुड़ जाएं और अपने शेयर्स को उसमें लगा करके हम उसके साथ बिजनेस करना शुरू कर दें। इस परिस्थिति को क्या बोलते हैं? इस परिस्थिति को बोलते हैं विलय होना, संविलियन कहते हैं। अब ऐसी कंडीशन में भी ये कंपनी जो है, क्यू कंपनी का विलय कहां हो रहा है? के कंपनी में। तो के कंपनी अपने शेयर की वैल्यू निकालेगी और क्यू कंपनी अपने शेयर की वैल्यू निकालेगी, दोनों का अस्तित्व खत्म नहीं होगा, क्यू कंपनी बंद नहीं हो रही है, क्यू कंपनी अपने हिसाब से ही काम करेगी, अपना लेखा जोखा करेगी, अपना माल बेचेगी, लेकिन वो अब खत्म नहीं होगी क्योंकि उस पर कंट्रोल किसका है? के कंपनी का है, के कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही है। ये फायदा होता है और वो इन उसमें मार्केट में हमेशा रन करती रहेगी। आगे आते हैं बेटा, तो समझ गए ना, हम पढ़ रहे हैं, मेरा बेसिक टॉपिक क्या है कि हम शेयर्स की वैल्यू को, जो शेयर की वैल्यू निकालते हैं उसके पीछे आवश्यकता क्या होती है, क्या नेसेसरी होती है, क्या नेसेसिटी होती है कि हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर की शेयर की वैल्यू निकालें। तो शेयर की वैल्यू निकालने के पीछे एक आवश्यकता यह भी है कि जब कोई कंपनी किसी कंपनी में विलय होता है तो दोनों कंपनियों को अलग अलग शेयर की वैल्यू निकाली जाती है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आइए यहां पर चौथा पॉइंट क्या है, देखिए चौथा पॉइंट दिए हैं, किसी ऐसी कंपनी के अंश क्रय करने के लिए मूल्यांकन जिस पर नियंत्रण करना हो। क्या दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी ऐसी कंपनी के अंश क्रय करने के लिए मूल्यांकन जिस पर नियंत्रण करना हो। अब सुनो, जैसे ए कंपनी है और बी कंपनी है, अगर ए कंपनी को बी कंपनी पर अपना कंट्रोल करना है कि बी कंपनी हमारे कंट्रोल में आ जाए, हमारे मैनेजमेंट के हिसाब से चले, हम जैसा चाहें वैसे इसको चलाएं, ध्यान देना हमारी बात। तो अगर ए कंपनी जो है बी कंपनी पर कंट्रोल करना चाहती है तो ऐसी कंडीशन में भी ए कंपनी जो है बी कंपनी के शेयर की वैल्यू पहले निकालेगी, तो वास्तव में बी कंपनी के पास जो शेयर है उसकी वैल्यू कितना है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीयकरण की दशा में सरकार द्वारा अंशों की क्षतिपूर्ति के लिए मूल्य निर्धारण। समझिए मेरी बात, राष्ट्रीयकरण क्या होता है पहले समझ लीजिए। बहुत लोग सुनोगे इस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, उस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, इस सन में इतने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये राष्ट्रीयकरण होता क्या है, कितने लोगों को पता है? जो भी लोग लाइव देख रहे हैं बता दीजिए, कितने लोगों को पता है कि राष्ट्रीयकरण किसे कहते हैं, नेशनलाइजेशन क्या है? जल्दी बताइए बेटा, राष्ट्रीयकरण क्या है?
कुछ लोग नेट पे जाएंगे, उसको देखेंगे कि राष्ट्रीयकरण होता क्या है, उसके बाद आके बताएंगे कि राष्ट्रीयकरण यही होता है। बताइए भैया राष्ट्रीयकरण क्या है? से कहते हैं राष्ट्रीयकरण। चलो बताते हैं राष्ट्रीयकरण क्या है। अच्छे सुनिए आप सब। जब सरकार जब सरकार किसी फर्म को, किसी कंपनी को, किसी बैंक को, किसी भी संस्था को अपने अधिकार में ले ले, क्या अपने अधिकार में ले ले, उसे अपने रूल एंड रेगुलेशन से चलाने का प्रयास करे, ऐसे उसे क्या बोलते हैं, उस दशा क्या बोलते हैं? राष्ट्रीयकरण कहते हैं। तो यहां पर बात क्या है कि राष्ट्रीयकरण की दशा में सरकार द्वारा अंशों की क्षतिपूर्ति के लिए मूल्य निर्धारण, मतलब मान लीजिए कोई सरकार है, सरकार जो है बी कंपनी को अपने अधिकार में लेना चाहती है कि अब हम बी कंपनी का संचालन मेरे द्वारा होगा, यानी सरकार के द्वारा होगा, अपने अधिकार में ले रही है। ऐसी कंडीशन में बी कंपनी के शेयर की जो वैल्यू है उसको निर्धारण करने के लिए क्या करेगी? ध्यान देना मेरी बात कि अब देखिए, जब कोई चीज सरकार अपने कब्जे में लेती है ना, तो ऐसी कंडीशन में जिस कंपनी को अपने कब्जे में लेगी उस कंपनी को क्षतिपूर्ति देती है, कंपेंसेशन। जैसे समझिएगा, अभी समझ में आएगा। ये आपकी जमीन है, यहां से एक रोड गया था, अभी तक ये वन वे था, अब डबल होगा, फिर 4 लेन का होगा, तो क्या करेंगे? आपकी जमीन इसमें आएगी ना, इस जद में सरकार क्या करेगी? अब आपकी जमीन छोड़ करके इसको ऐसे तिरछा ले जाएगी? नहीं, आपकी जमीन रास्ते में पड़ेगी तो इसे अपने अधिकार में ले लेगी और उसके बदले आपको क्षतिपूर्ति देती है। समझ में आई बात? उसी तरीके से जब कोई सरकार किसी कंपनी को अपने अधिकार में लेगी, समझ रहे ना, तो वो कंपनी वो सरकार उस कंपनी को कंपेंसेशन देती है, और कंपेंसेशन का निर्धारण करते समय वो ये जानना चाहेगी कि उसके शेयर्स की वैल्यू क्या थी, यानी ऐसी कंडीशन में भी शेयर की वैल्यू ज्ञात की जाती है। हाँ कोमल, बता दिया बेटा मैंने, ठीक है, और सबको पता था इसलिए नहीं बताया। आगे बढ़ो। एक पॉइंट और था, छोड़ के आगे बढ़ गए। देखिए, ऐसे अंशों की बिक्री होने पर जिनका मूल्य प्रकाशित नहीं किया जाता है, अब सुनो बेटा मेरी बात, कुछ शेयर ऐसे हैं जिनकी वैल्यू को पब्लिश नहीं किया जाता है, जिनकी वैल्यू को मार्केट में इश्यू नहीं किया जाता है कि एक शेयर की वैल्यू क्या है, उनकी बिक्री की जाती है, लेकिन उसकी प्राइस को, उसकी वैल्यू को मार्केट में बताया नहीं जाता है कितनी प्राइस का है, ये समझना ध्यान से। लेकिन बेशक आप उसकी प्राइस को मार्केट में प्रकाशित नहीं करते, पब्लिश नहीं करते, लेकिन उसकी प्राइस, एक शेयर की कितनी वैल्यू है, ये तो आपको ज्ञात करना ही पड़ता है। कोई भी शेयर आप मार्केट में बेचें, चाहे उसकी प्राइस को पब्लिश करें चाहे पब्लिश ना करें, आपको उसकी वैल्यू बताना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। समझ गए होंगे सीधी सी बात कि आपको इस कंडीशन में भी जिस अंशों की बिक्री हम करते हैं लेकिन उसके मूल्य को प्रकाशित नहीं करते, फिर भी हम उसकी वैल्यू को निकालते हैं। क्यों? क्योंकि बेचना है तो उसकी प्राइस तो तय करना पड़ेगा। आगे आते हैं बेटा, कंपनी के पुनर्निर्माण पर ऑन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण, अच्छे समझ लीजिएगा। चलते हैं, समझते हैं इसको। ध्यान दीजिए बेटा, शब्द आया है
पुनर्निर्माण का क्या शब्द आया है? पुनर्निर्माण। जो भी लोग इस शब्द को पढ़ने जा रहे हैं आज, बहुत सीरियसली पढ़िएगा, बहुत जरूरी चीज है, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को समझिएगा भी। आपके इसी चैप्टर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ही अमलगमेशन के पाठ में आपको मिलेगा पुनर्निर्माण से आप क्या समझते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन से आपको बताइए, यानी आंतरिक पुनर्निर्माण और बाह्य पुनर्निर्माण को बताइए, ये चीजें आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है बेटा? तो आपके इसी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अमलगमेशन के चैप्टर में यह पॉइंट है। तो पहले समझिए पुनर्निर्माण क्या होता है, इसकी जरूरत क्या क्यों पड़ती है, पहले समझ लीजिए तो टॉपिक तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलिए, जैसे मान लीजिए कोई संस्था, मान लीजिए यक्स कोई नाम की एक फर्म है, कोई संस्था है, चल रही है, जिस नाम से चल रही है, जितनी पूंजी उसके पास है उस पूंजी से चल रही है, जो उसके मेंबर्स हैं उन मेंबर से चल रही है, जो उसके एम्प्लॉइज हैं उन एम्प्लॉइज से चल रही है, जो उसका मैनेजमेंट है, ध्यान देना मेरी बात, सब कुछ चल रही है। लेकिन सफल नहीं हो रही, सक्सेस पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रही है। जो जिस सोच के साथ वो फर्म खुली थी, उसके ऑनर की, उसके मेंबर्स की जो सोच थी, जो थिंकिंग थी कि हाँ अपनी फर्म को हम यहां तक ले जाएंगे, मैं इस फर्म को खोल करके इतना प्रॉफिट कमाऊंगा, या इतना मेरा फेमस, मतलब समझिए, बहुत कुछ समझ लीजिए, इतना जो चाहते थे वो नहीं हो पा रहा। एन केन प्रकारेण लाख प्रयास करने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है। ऐसी कंपनियों के लिए अपने आप को मार्केट में एस्टेब्लिश करने के लिए एकमात्र रास्ता बचता है, वो है रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण। जान लीजिएगा, लाइफ में कभी किसी कंपनी के ऑनर बनिएगा, किसी बिजनेस के मालिक बनिएगा, किसी छोटी शॉप का मालिक बनिएगा, तो अपने आप को इस चीज पर लागू करके देखिएगा, निश्चित है आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। बेटा सुनिए क्या बात है, समझिए बेटा। पुनर्निर्माण का मतलब होता है अपने आप को फिर से नए सिरे से फिर से तरोताजा करके आना, पेश होना मार्केट में, समझे कुछ? अपने आप को नए सिरे से फिर से मार्केट में पेश आना। एक सिंपल भाषा बता दिए कैसे। कंपनी को अपनी पूंजी, अपना मैनेजमेंट, अपनी बिल्डिंग, अपना प्लेस, नेम ऑफ फर्म, फर्म का नाम, सब कुछ चेंज करना पड़ता है। किसके लिए? मार्केट में दोबारा उतरने के लिए। सारे मेंबर वही रहेंगे, कैपिटल भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कम ज्यादा होगी, नाम में परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन, मतलब बहुत सारी चीजों पर आपको परिवर्तन करना पड़ता है, चेंजेस करने पड़ते हैं। फिर देखना लॉन्ग टाइम में, जैसे मैंने आपके एग्जांपल को, मैंने अभी आपको एग्जांपल नहीं दिया, एग्जांपल दे दूं तो आगे बताऊं, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए क्या, मान लीजिए राम एंड कंपनी के नाम से, राम एंड कंपनी के नाम से कोई बिजनेस चल रहा था लालगंज के मार्केट में। दृष्टिकोण क्लासेस के जस्ट बगल राम एंड कंपनी के नाम से कोई बिजनेस था, चल रहा था। हुआ क्या कि इस नाम से इनके पास 5 करोड़ की कैपिटल थी, 5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किए थे अपने बिजनेस में, इसको लगा करके व्यवसाय स्टार्ट किए थे, चला रहे थे, चल भी रहा था, मैनेजमेंट सब कुछ ठीक ठाक था, ठीक है। लेकिन जितनी पूंजी लगा दिए थे, इतने लोग मेंबर लग गए थे, इतने वर्कर थे इनके पास, कास्ट ज्यादा आने के कारण, ये मिसमैनेजमेंट के कारण, ये इस नाम के भी कारण मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाए। इन्होंने क्या कहा, अरे यार राम को हटा के श्याम को कर दो। अब जहां पे इनका फर्म था वहां से हटा के कहीं दूसरी जगह ले गए, समझना मेरी बात। कुछ वर्कर को कम किए, भाई उनकी सैलरी तो देना ही पड़ेगा, काम हो या ना हो, प्रॉफिट हो या ना हो,
आप अपने हिसाब से नहीं रखोगे, अपने हिसाब से बजट के हिसाब से नहीं चलोगे तो मैक्सिमम बोझ तो पड़ेगा ही। उसके कारण आप कहां प्रॉफिट कमा पाएंगे, और प्रॉफिट नहीं होगा तो आज कम हुआ, कल कम हुआ, परसों एक दिन हम मार्केट से बाहर उनके घर पे आ जाएंगे, तब करके क्या करोगे। इसीलिए समय रहते हमें अपने नाम में, अपने मेंबर्स में, अपने जो भी हमारी टेक्निक तरीका है बिजनेस करने का, उसमें बहुत सारी जगहों पर हमको संशोधन करना पड़ता है, करेक्शन करना पड़ता है, उसके बाद मार्केट में आना पड़ता है। कैसे? राम एंड कंपनी के नाम से लोग जानते थे कि हाँ एक कंपनी ये भी है, एक कंपनी ये भी है, एक कंपनी ये भी है, लेकिन क्या हुआ, रातों रात एक पंपलेट, पोस्टर, बैनर बड़े बड़े लग गए, टीवी पे, समाचार पत्रों पर ऐड आ गया, भैया लालगंज में श्याम एंड कंपनी के नाम से अभी सीसी कंपनी आ गई मार्केट में। एक छोटा सा बच्चा जिसको जरूरत थी उस चीज की, उस कंपनी से माल लेने की या उस सर्विस की, उस सेवा की, देखा ऐड, एक बूढ़ी मां देखी, हम लोग देखे, जो जिस एज के थे वो देखे, जिनको उस चीज की जरूरत थी वो अपने घर पे जाएंगे, अपने समाज में अपने दोस्तों से बोलेंगे यार लालगंज में इस नाम की कोई नई शॉप खुली, इस नाम की कोई नई कंपनी खुली है, आइए चल के देखते हैं। एक बार तो जाओगे ना पक्का, क्योंकि तुमको नहीं पता है कि वही राम एंड कंपनी ही श्याम एंड कंपनी के नाम से प्रेजेंट हुई है, अपने आप को फिर से लाई है मार्केट में, ये तुमको नहीं पता है। लेकिन एक बार तो जाओगे ना, पक्का जाओगे। अब क्या हुआ, जो गलतियां राम एंड कंपनी ने की थी वो श्याम एंड कंपनी अब नहीं करना चाहती है और नहीं करेगी। आपको अच्छा माल देगी, आपको अच्छी सुविधा देगी, आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगी। आप क्या करेंगे, क्या चाहिए आपको, सस्ता देगी। आप जिससे जुड़ने का प्रयास करेंगे और जुड़ेंगे, और जब जुड़ेंगे तो आप जोड़ेंगे भी, धीरे धीरे उस नाम से कंपनी सक्सेस हो जाती है। क्यों? क्योंकि राम एंड कंपनी के नाम से समाज में, मार्केट में, कस्टमर में क्या था, अरे बेकार कंपनी है, उसके प्रति नेगेटिविटी थी, इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पाई। अब राम एंड कंपनी ने ही अपने आप को श्याम एंड कंपनी के नाम से रखा, क्या हुआ समझ गए होंगे ना। ये है रिकंस्ट्रक्शन की पावर, जो किसी कंपनी को, पुरानी कंपनी को, घिसती पिटती कंपनी को, लॉस में जाने वाली कंपनी को अपने आप को मार्केट में पुनः ला करके वो सबसे टॉप पर ले जा सकती है। ये है। और एक चीज बेटा, इसमें दो चीज बताए थे आपको, एक इंटरनल बताए थे, एक एक्सटर्नल बताए थे। इंटरनल में क्या होता है, हम अपनी पूंजी कम करेंगे, अपने स्टाफ कम करेंगे, अपनी मशीनों को कम करेंगे, अपने अगर किराए पे बिल्डिंग है तो किराए वाली बिल्डिंगों को कम करेंगे, अपने रिसोर्सेस को, जो भी चीजें मेरे पास हैं उसे कुछ ना कुछ कम करेंगे हर जगह। कम करने के बाद, समझ गए ना, तो ये जो इंटरनल है, इंटरनल में क्या आया बता दिया, पूंजी से लेकर के मैनेजमेंट, स्टाफ, सब कुछ धीरे धीरे हम क्या करेंगे, कम करेंगे। वो हमारा हो जाएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। भाई कास्ट कम पड़ना शुरू हो जाएगी, और जो रहेंगे वो मेहनत करेंगे। हमें क्या लगता है कि हम अगर ज्यादा वर्कर रखेंगे तो काम होगा, नहीं। एक एग्जांपल देख लेना, अदृश्य बेरोजगारी है हमारे यहां, अदृश्य बेरोजगारी एनवायरमेंट में है, बिजनेस एनवायरमेंट में। जान लीजिए क्या अदृश्य बेरोजगारी, ये भी जान लीजिए अच्छे से। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो अदृश्य बेरोजगारी को देख लें। आपके पास 1 बीघे जमीन है, आपके पास 1 बीघे जमीन है, आप 4 भाई 3 बहन हैं, मम्मी पापा भी हैं, दादा भी हैं, 1 2 3 3 6 4 10 लोग हैं आप घर में। इसमें आलू की बुआई करनी है, 10 के 10 लोग खेत में गए हो काम करने के लिए, 10 के 10 लोग। पानी लगाना है, 10 के 10 लोग गए। कटाई करनी है, 10 के 10 लोग गए हैं। जुताई करनी है, 10 के 10 लोग गए हैं। मतलब यार जो 2 लोगों का काम है, जो 1 लोग का काम है, समझिएगा, पानी लगाना है तो 1 लोग चले जाएंगे, अपना खेत सींच देंगे, चले आएंगे, बाकी लोग तो अपना काम करो कुछ दूसरा। लेकिन नहीं, कोई काम है ही नहीं है, वो सब उसी खेती में लगे पड़े हैं। हमें बता दीजिए, अगर 1 लोग आलू बुआ करके, उसकी सिंचाई करके, खुदाई करा के ले आएंगे, तो क्या उस खेत में 10 कुंटल होनी थी, 10 कुंटल तो होगी ना। अगर 10 के 10 लोग उसी में लगे रहेंगे तो क्या 10 कुंटल 10 धाम 100 कुंटल होगी उस जमीन में? नहीं होगी। अब भाई एवरेज लगाइए, 1 लोगों ने काम किया तो 10 कुंटल हुआ, 2 लोगों ने काम किया तो 20 कुंटल होनी चाहिए ना, क्यों नहीं हुई? वही है अदृश्य बेरोजगारी। उसी तरीके से हमारी फर्म में जहां 4 लोग की आवश्यकता है वहां 6 लोग,
जहां 6 लोग की आवश्यकता है वहां 10 लोग। आप जो लोग आप रखिए, जो लोग जिनको जरूरत तुम्हारे फर्म में है, उनको रखने के बाद उनका सही समय से और सही टाइम से और बेटा सही तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाएगा विथ मोटिवेशन। तो हम कहते हैं कि 6 लोग के स्थान पर 4 लोग ही मेरे लिए परफेक्ट रहेंगे और मुझे अच्छा देंगे, और अगर वो हमको अच्छा देंगे तो संस्था भी उन्हें अच्छा देगी और हमारे लिए हमेशा बने रहेंगे। क्यों नहीं काम करेंगे? जो हम 10 लोगों को बांटने की जगह पर 4 लोगों को ही बांटना चाहेंगे, तो 4 लोग जब अच्छा पाएंगे, अच्छा करने का प्रयास क्यों नहीं करेंगे? ये चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी तो ठीक है, लेकिन स्थायित्व तो होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए किसी भी स्टाफ के लिए, तो जाकर के वो कंपनी बहुत धीरे धीरे मजबूत होने की स्थिति में होती है। अगर हमारे एम्प्लॉइज में, अगर हमारे जो भी मेंबर्स लोग हैं जो काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, अगर उनमें स्थायित्व तो नहीं रहेगा, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, आज हैं कल नहीं है, उनके मन में चीजें रहेंगी, तो कभी भी अपने पूरी क्षमता से काम नहीं करेंगे। और पूरी क्षमता से काम करने का परिणाम क्या होता है कि आप जिस एम के लिए अपनी संस्था को चला रहे हैं वहां तक कभी नहीं पहुंच सकते। आगे आते हैं बेटा, इंटरनल समझ गए। एक्सटर्नल क्या होता है भी जान लीजिए बेटा। पानी पी ले थोड़ा सा। इसी बहाने आपको बहुत सारी थ्योरी बताते रहे बेटा। एक्सटर्नल में क्या होता है देख लीजिए। एक्सटर्नल में क्या होता है, नाम चेंज कर दो। कहते हैं ना नाम में क्या रखा है, नाम बहुत कुछ रखा है, नाम चेंज कर दो। एक्सटर्नल, अभी तक बोर्ड लगा था राम एंड कंपनी, अब क्या लग गया, श्याम एंड कंपनी। प्लेस चेंज कर दो, इस प्लेस पे यार नहीं सही है, इस प्लेस पे चलते हैं। स्थान चेंज कर दो। विज्ञापन का तरीका बदल दो, कस्टमर से मिलने का तरीका बदल दो। अपने एडवर्टाइजमेंट को ध्यान देना मेरी बात, कहीं ना कहीं पब्लिक से संपर्क स्थापित करने का कोई नया तरीका ढूंढो। बहुत से ऑप्शन है, बैठ के चर्चा करो ना, बैठ के उस पर फोकस करो ना एक बार, और उस चीज को चंद्र लम्हों में नहीं, किसी भी मार्केट में अगर आपको अपार सफलता पानी है, किसी भी एरिया में आपको विजय प्राप्त करना है, उस जगह का बादशाह बनना है, तो उसके लिए आपको भैया बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और उस मेहनत के लिए आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, धैर्य भी रखना पड़ेगा, और धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा। हम कहते हैं हर मेहनत करने वाला इंसान सफल जरूर होगा, आज नहीं तो कल, लेकिन वहीं पे लोग विफल होते हैं जहां पेशेंस दूर हो जाता है, जहां पर धैर्य जवाब दे देता है। हम लास्ट सीढ़ी चढ़ने वाले होते हैं, हमें पता है कि हम यहां तक आए हैं, घिसते पिटते गिरते पड़ते यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन हमारे लिए सफलता अभी एक कदम दूर है। वहीं पे बहुत सारे लोग का पेशेंस जवाब दे जाता है, धैर्य टूट जाता है, और वहीं से कहते हैं यार लौट चलते हैं, कुछ नहीं होने वाला है, नहीं पहुंच पाएंगे वहां पर। परसेंट वहां से लौट आते हैं। जरा सोचिए, आपने 95% मेहनत की, लेकिन जब 5% और करने की बारी आती है ना, वहीं पे हम जवाब दे देते हैं। संस्था में भी यही होता है, किसी भी कंपनी में ही होता है। आप किसी वर्कर को देख लीजिए, कंपनी में काम करने वाले किसी व्यक्ति को देख लीजिए, आप संस्था के मालिक को ही क्यों ना देख लीजिए, आप सबको बता रहे हैं। देखिए हड़ताल तालाबंदी क्या होती है, स्ट्राइक एंड लॉकआउट क्यों होता है, इसी की देन होती है। बता रहे हैं क्या, किसी एम्प्लॉइज को आप 10,000 रुपया देने के लिए प्रॉमिस करते हैं कि हम उसे 10,000 रुपया देंगे, वो काम कर रहा है, 20,000 का काम करके दे रहा है, आपको 10,000 दे रहे हैं, लेकिन आप एक काम कर दिए, उसको मोटिवेट कर दीजिए, बेटा ठीक है हम तुमको 12 देंगे। नए एम्प्लॉय को लाओगे, किसी एक एम्प्लॉय की आवश्यकता है, उसको लाओगे तो आप कितना दोगे, 10,000 दोगे पक्का। लेकिन इसने क्या किया है, इससे कह दोगे कि भैया तुमको हम 12 देंगे। ऐसे 2 एम्प्लॉय चुन लीजिए कि आपको हम 12 देंगे, अगले महीने से थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, करेगा, उस एक एम्प्लॉय के बराबर काम करके जाएंगे, ये पक्का करेंगे। लेकिन आपको कितना बोझ पड़ रहा है, केवल 4,000, लेकिन नया ले आते कितना देते आप, 10,000। कहीं ना कहीं ये आपके लिए 6,000 कहीं ना कहीं पर मंथ सेविंग हुई कि नहीं हुई, हर तरीके से ध्यान देना पड़ता है। तो यहां बात किस चीज की थी, एक्सटर्नल पे।
ऐसे ही हमें एक एक चीज पर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के हम जो जिस सरकमस्टांसेस से जूझ रहे थे, जिस रुग्ण इकाई को लेकर के हम चल रहे थे, एक बोझ बन रही थी मेरे लिए, उस बोझ से आप उभरेंगे और कहीं ना कहीं आप और 10 परिवारों की रोजी रोटी चलाने लायक बन जाएंगे। कहीं ना कहीं ये चीजें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। मैंने आपको इसीलिए बताया पुनर्निर्माण। अब सवाल क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन करते समय, पुनर्निर्माण करते समय भी कंपनियां अपने शेयर की वैल्यू निकालना चाहती हैं कि आज की डेट में हमारे शेयर की वैल्यू क्या है और इसे हम किस रेट में मार्केट में बेचना चाहेंगे। उम्मीद है कि ये रिकंस्ट्रक्शन का एक चैप्टर भी है, अमलगमेशन में एक टॉपिक भी है जो आपका वहां पर खत्म हो गया, और यहां पर आपका जो उद्देश्य था, आवश्यकता थी वैल्यूएशन ऑफ शेयर की, वो भी मैंने खत्म कर दिया। जितने लोग भी लाइव जुड़े थे बेटा, अगर आप सबके समझ में बात आई होगी तो एक मैसेज डाल दीजिए सभी लोग, तो अपने टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। 5 मिनट और बस, जल्दी करो। थ्योरी बहुत जरूरी है जानना, और इसमें बहुत सारी थ्योरी आपको हम पढ़ा देना है आज, जो आपके रिजल्ट में, सॉरी आपके पेपर में आएंगी पक्का, और कहीं ना कहीं आपके हिसाब से आएंगी, आप इसको लिख देंगे। जितने भी लोग लाइव हैं बेटा, एक मैसेज डाल दीजिए फटाफट। यहां आ गया, एक निजी कंपनी को अपने अंशों का मूल्यांकन। क्या है बेटा, एक निजी कंपनी को अपने अंशों की मूल्यांकन। निजी कंपनी की विशेषता क्या है, पहले समझ लीजिए। किसी भी प्राइवेट कंपनी की विशेषता क्या है कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को शेयर मार्केट में नहीं बेचती, पब्लिक में नहीं बेचती है, सबसे पहली चीज। यानी प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को बेचने के लिए पब्लिक को इनविटेशन नहीं देती है कि आइए आप मेरे शेयर खरीदिए, इस पर प्रतिबंध है। यानी प्राइवेट कंपनी शेयर को मार्केट में नहीं बेचती। दूसरा, प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर होते हैं मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं 200, इससे ज्यादा उसके मेंबर भी नहीं होते हैं। ये निजी कंपनी विशेषता बता रहे हैं आपको हम। और सुन लीजिएगा, निजी कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना क्या होता है, कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। लेकिन